तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम। है ना। शिक्षण अधिगम पहले तो ये समझेंगे कि शिक्षण अधिगम होता क्या है। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट इसके बाद में ही इसी क्लास में शिक्षण अधिगम के 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले थ्योरी को समझते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शिक्षण अधिगम यानी शिक्षण अधिगम होता क्या है। तो देखिए, इसमें दो वर्ड है, एक तो है शिक्षण और एक है अधिगम। तो शिक्षण कब होगा, तो कौन करवाता है और ये कब होता है। तो ये एक व्यापक अवधारणा है। शिक्षण का मतलब केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि ये छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण करके ज्ञान देख के छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो कैसे? मतलब केवल ज्ञान देना नहीं, मतलब उसको ज्ञान तो देना है, साथ साथ में उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। परिवर्तन कैसे लाओगे? तो एक बात मान लीजिए, परिवर्तन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो उसे कचरे के ढेर के बारे में पता है कि उससे कि ये कचरे का ढेर है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, उसको उस कचरे के ढेर के पास में ले जाना है। ले जाने के बाद में आप उसे समझाओगे कि इससे वो किस प्रकार की है, वो हानिकारक बीमारियां फैलती है, किस प्रकार के संक्रमण फैलते हैं, किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो जो उसे ये तो पता है कि हाँ ये कचरे का ढेर है, उसे ये तो ज्ञात है, लेकिन उसे वह अज्ञात किससे है कि इस प्रकार से, इससे कचरे के ढेर से किस प्रकार की बीमारियां फैलती है, उससे वह अज्ञात है। तो उसे आप बताओगे तो उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा कि हाँ इस प्रकार से कि कचरे से इस प्रकार का संक्रमण फैलता है, इस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आने से वो अपने आसपास में सफाई करेगा, और जहां पर घर गली मोहल्ला वहां पर होगा, वहां पे भी लोगों को ये बताएगा। तो ये क्या हुआ, शिक्षण के माध्यम में उसके व्यवहार में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो ये कहलाता है आपका शिक्षण। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण निर्देश देता है, निर्देश देगा, उसके बाद में मार्गदर्शन करेगा, जिसकी अपन अभी बात की। मार्गदर्शन करेगा मतलब जहां पर उदाहरण देके उसको बताएगा कि इस प्रकार से इससे संक्रमण फैलता है, फिर समझाता है, उदाहरण भी देता है, और बच्चों को क्या करता है, शिक्षण में क्या करता है, सक्रिय रखता है। उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर, रुचिकर बनाकर उसमें है वो छात्रों की जिज्ञासा को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आगे की बात करें तो देखिए एक उदाहरण और आपके सामने है। शिक्षक बोर्ड पर जोड़ सिखाता है तो क्या करेगा, बस चौक से लिखता है, बोलकर भी समझाता है, उंगलियों से भी दिखाता है, और सब ये सब मिलकर क्या माना जाता है, शिक्षण माना जाता है। एक तो वह चौक से लिखेगा, उस दूसरी प्रकार वह बोलेगा, और वह उंगलियों से भी बताता है कि 2 और 2 ये कितने होते हैं, 2 उंगलियां करेगा, ये 2 और ये 2 मिलकर कितने होते हैं कि 4। तो ये उसके उंगलियों से दिखाता भी है। तो ये इस प्रकार से वो सब मिलकर क्या माना जाता है, शिक्षण माना जाता है। चलिए आगे की बात करें। शिक्षक द्वारा पढ़ाना क्या माना जाएगा, शिक्षण यानी टीचिंग, और विद्यार्थी द्वारा सीखना यानी अधिगम क्या माना जाएगा, अधिगम। तो दोनों मिलकर जो बनाते हैं वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। इनमें शिक्षक द्वारा पढ़ाना शिक्षण, और विद्यार्थी द्वारा सीखना अधिगम, ये दोनों जब मिलकर बनते हैं तब क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अपन। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्रीपोलर प्रोसेस। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया, जिसमें ये त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन ड्यूवी के अनुसार इसमें 3 बिंदु होते हैं, इसके 3 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से, एक शिक्षक और एक छात्र शिक्षार्थी, और एक कौन हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। तो ये उसके 3 स्तंभ होते हैं, एक तो शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। शिक्षक कौन, इसमें शिक्षक है वो स्वतंत्र सर होता है, शिक्षार्थी आश्रित होगा, और इन दोनों के मध्य मध्यस्थ कौन सा हो गया, पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम हो गया मतलब कैसे, तो मान लीजिए देखिए कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो उसके मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रही है, और मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको एक शिक्षक का सहारा लेना पड़ेगा। और शिक्षक का सहारा लेने के लिए मतलब आप शिक्षक पे आश्रित हो, है ना, आप उस पर निर्भर हो। ठीक है, तो शिक्षक का मतलब क्या, शिक्षक क्या करेगा, स्वतंत्र है, उसको सिर्फ योजना बनानी है, योजना बना के आपको कैसे समझाना है, ये शिक्षक का काम है कि आप किस प्रकार से आपको गणित को समझाना है। और आप आश्रित हो, यानी आप सिर्फ शिक्षक के ऊपर निर्भर हो। आप दोनों को मिलाया किसने, आपकी गणित सब्जेक्ट ने, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिसको आपको सीखना है। तो आप दोनों के मध्य कौन होगा, पाठ्यक्रम, आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी। तो आप दोनों को मिलाने वाली भी कौन सी होगी, पाठ्यक्रम विषय वस्तु मानी जाएगी, जो आपकी मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स सीखने के लिए तो आप शिक्षक के पास गए, तभी तो आप उनसे मिले। तो आप दोनों के जो मिलाने का काम कौन कर रहा है, वो यहाँ पर पाठ्यक्रम कर रहा है। इन दोनों, इसके जरिए ही आप शिक्षक से वो जुड़ते हो। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, शिक्षण की जो प्रकृति वो कैसी है। तो शिक्षण एक कला भी है, कौशल के कारण, स्किल्स के कारण, और ये विज्ञान है, नियमों के कारण। ठीक है, तो शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अधिगम की। अधिगम का अर्थ क्या है, और अधिगम के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में
क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो भी देखते हैं। अधिगम की बात करते हैं। अनुभव अभ्यास, देखिए अनुभव अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अनुभव अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? तो मान लीजिए एक कोई भी छोटा सा बच्चा है और वह जलती हुई मोमबत्ती में क्या करेगा? जलती हुई मोमबत्ती को हाथ लगाता है, उसको हाथ लगाते ही उसका क्या करेगा? हाथ जलेगा और उसे दर्द का अनुभव हुआ। क्या हुआ? दर्द का क्या हुआ? अनुभव हुआ। ठीक है, उसको दर्द का अनुभव हुआ। तो जब अगली बार जो वो मोमबत्ती जलती हुई देखेगा तो उसमें वो क्या करेगा? पीछे हटेगा, ना कि उसके अंतर्गत उंगली डालेगा, है ना? ये हुआ ना उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके अनुभव के द्वारा। जिसको पहले उसको अनुभव है कि पहले मैंने इसको मोमबत्ती में हाथ डाला था, मेरी हाथ है वो उंगली जल गई, तो इसको अनुभव हुआ। तो अगली बार जब ये देखेगा मोमबत्ती और उसमें वो पीछे रहेगा, ना कि उसमें उंगली डालेगा। तो ये क्या हुआ? उसके अनुभव के अनुसार में व्यवहार में क्या हुआ? अधिगम हुआ। ठीक है। और अभ्यास के द्वारा कैसे? तो मान लीजिए कोई भी अभ्यास यानी स्किल्स के माध्यम से अधिगम होना, मतलब कैसे कि जब कोई पहली बार आप कंप्यूटर सीखना टाइपिंग शुरू करते हो तब उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। ठीक है। और लेकिन अगर लगातार अभ्यास होगा, है ना, तो वो बिना कीबोर्ड देखे हम अपने क्या करेंगे? टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हुआ? अभ्यास द्वारा सीखा गया अधिगम हो गया, है ना। तो ये होता है अधिगम का अर्थ। और इसके अनुभव, व्यवहार, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम फलस्वरूप जो स्थायी परिवर्तन आता है, जो उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे की बात करें। अधिगम की बात करें तो देखिए अधिगम क्या होता है? सीखना प्लस परिवर्तन। सीखना और उसके साथ साथ में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो वही अधिगम। जब विद्यार्थी जब नया ज्ञान सीखता है, नई आदत बनाता है और व्यवहार में बदलाव आता है और कौशल विकसित होता है, इसे क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उदाहरण के तौर पर एक बार और समझ लीजिएगा कि जब बच्चा 2+2 = 4 सीखता है, बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है और वह बच्चा कविता याद करता है, तो ये सब किस में आता है? ये सब क्या आता है? अधिगम के आता है, अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द्विमाध्यम का मतलब होता है दो इंद्रियों का उपयोग होने वाली सामग्री। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिसमें दो माध्यम का मतलब क्या होता है? दो इंद्रियों का प्रयोग होता है। दो इंद्रिया कौन सी? एक तो देखना एंड विजन और एक सुनना एंड हियरिंग। ठीक है, एक तो देखना और एक सुनना, इन दोनों माध्यम, ये दोनों इंद्रिया क्या होती है? शिक्षण माध्यम के क्या होती है? सक्रिय होती है। तो ये क्या होता है? द्विमाध्यम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। ये प्रक्रिया दोनों की सहभागिता से बनती है। कौन से दोनों के सहभागी? एक तो शिक्षक हो गया, एक छात्र हो गया। इसलिए इसे द्विमार्गी प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि शिक्षक पढ़ाता है और प्लस विद्यार्थी प्रतिक्रिया फीडबैक देता है। क्या करेगा? एक तो शिक्षक होता है जो पढ़ाता है और विद्यार्थी क्या करता है? उसमें उसके पढ़ाने में उसमें फीडबैक एंड प्रतिक्रिया देता है। तो ये दोनों माध्यम होते हैं, इसलिए इसमें क्या होती है? द्विमार्गी प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे कि त्रिमार्गी प्रक्रिया भी कहते हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन इसमें विषय वस्तु शामिल होती है, इसलिए इसे त्रिमार्गी प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या होती है? तीसरी कौन सी? एक तो शिक्षक हो गया, एक शिक्षार्थी हो गया, एक पाठ्य वस्तु यानी विषय वस्तु, तो तीनों मिलकर त्रिमार्गी प्रक्रिया बनाते हैं। और द्विमाध्यम में सिर्फ शिक्षक होगा और छात्र होंगे। ठीक है, चलिए। शिक्षण अधिगम एक द्विमार्गी प्रक्रिया क्यों है? बताइए, शिक्षण अधिगम एक द्विमार्गी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। दोनों पक्ष कौन से? एक तो शिक्षक जो पढ़ाता है और विद्यार्थी जो फीडबैक प्रतिक्रिया देता है, इसलिए इसे दो तरफा टू वे प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। शिक्षण अधिगम एक त्रिमार्गी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरा तत्व भी शामिल होता है। तीसरा तत्व कौन सा? देखिए, द्विमाध्यम ऑलरेडी है यहाँ पे, शिक्षक और विद्यार्थी तो है, प्लस विषय वस्तु कंटेंट भी शामिल होता है। तीनों मिलकर शिक्षा को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। चलिए, त्रिमार्गी प्रक्रिया, शिक्षा शास्त्री गेट्स मॉरिसन इसे त्रिमार्गी प्रक्रिया भी बताते हैं जब तीसरे तत्व को शामिल करते हैं, तब ये क्या होती है? त्रिमार्गी, यानी जब शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, जिसकी मैंने आगे भी बात कर दी है। शिक्षक होगा, शिक्षा विद्यार्थी हो गया और इसमें विषय वस्तु होगी, तब ये त्रिमार्गी प्रक्रिया कहलाएगी। चलिए, अब आपके सामने कुछ कंफ्यूजन होगा जिसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। परीक्षा में दोनों ऑप्शन आ जाए तो क्या करोगे? आपको द्विमार्ग पूछ लिया कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, द्विमार्गी त्रिमार्गी, दोनों जो ऑप्शन में आ जाते तो आपको कौन सा आंसर देना? तो देखिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक कितनी मार्गी होता है? तो देखिए द्विमार्गी है। कितने मार्गी है? द्विमार्गी है। और साथ में ये आ जाए कि शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु के आधार पर शिक्षण कितने मार्गी है, तो त्रिमार्गी बताना है। और दूसरी बात याद रखना, यदि प्रश्न में ये शब्द आ जाए कि इंटरेक्शन, फीडबैक, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्स, और तब भी ये द्विमार्गी ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न आए कि दोनों ऑप्शन है, तब क्या करें? प्रश्न आ गया और उसमें दोनों ऑप्शन है, द्विमार्गी और त्रिमार्गी, तब क्या करना है? यदि शिक्षण शब्द अकेला हो तो आपको देना है द्विमार्गी। यदि शिक्षण प्रक्रिया के घटक शब्द आया है तो आपको त्रिमार्गी बताना है। ठीक है, तो यहां तक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे की बात करता हूं मैं।
उदाहरण भी समझा देता हूँ। ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक a + b = c पढ़ाता है। शिक्षक पढ़ा रहा है, ये क्या हो रहा है? शिक्षण। छात्र समझ रहा है, ये क्या हो रहा है? अधिगम। बीच में लिखा हुआ a + b = c, ये क्या होगा? विषय वस्तु। तो ये क्या होगी? त्रिमार्गी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है। चलिए आगे की बात करें। शिक्षक ने सवाल पूछा कि 2 + 2 कितना होता है? छात्र ने उत्तर दिया 4। तो ये कैसी होगी? द्विमार्गी यानी संवाद आधारित है। शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में सिर्फ संवाद के माध्यम से ये प्रक्रिया हुई, तो ये कौन सी द्विमार्गी प्रक्रिया कहलाती है? चलिए शिक्षण अधिगम के प्रकार की बात करें तो शिक्षक जिन साधनों से पढ़ाता है उन्हें शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम कहते हैं। जिन साधनों से शिक्षक पढ़ाता है तो उसे क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री कहते हैं, टीएलएम कहते हैं। और ये 3 आधार होते हैं, ठीक है। तो शिक्षण के कितने आधार होते हैं? तो शिक्षण के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं? 3 आधार, ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? प्रकृति के आधार पर शिक्षण की सामग्री 3 प्रकार की होती है। दृश्य 1 माध्यम, श्रव्य 2 माध्यम और दृश्य श्रव्य यानी देखना और सुनना, ये हो गया तीसरा माध्यम। तो प्रकृति का आधार पर शिक्षण सामग्री कितने आधार माने जाते हैं? 3 आधार माने जाते हैं। दृश्य यानी सिर्फ देखना, श्रव्य सुनने वाला माध्यम और दृश्य श्रव्य ने देखकर सुनने वाला माध्यम। तो ये 3 माध्यम यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, जिसमें आता है आपका दृश्य। दृश्य यानी विजुअल का मतलब जिसमें आप चित्र हो गए, चार्ट हो गया, मानचित्र, ये सम्मिलित होते हैं। श्रव्य ऑडियो में कहानी, रेडियो, रिकॉर्डिंग वगैरह। और दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल में वीडियो हो गया, टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सम्मिलित इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, क्लास को थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास रहेगा कि बहुत सारा टॉपिक बहुत सारे बाकी है और सारी क्लास लगानी है और टाइम भी कम रहता है, इसके चलते थोड़ा जल्दी चलेंगे। तकनीक के आधार पर शिक्षण की बात करें तो परंपरागत और आधुनिक, और निर्माण के आधार पर भी कठिन और सरल, ये भी आपको याद रखना है। चलिए शिक्षक कहानी सुनाता है। उदाहरण के नंबर पे आप तो देखिए कैसे हो गया। तो देखिए शिक्षक कहानी सुनाता है तो शिक्षक बोल रहा है, इसमें कौन सा माध्यम हो रहा है? श्रव्य। छात्र सुन रहा है, ये कौन सा हो गया? अधिगम। यह शिक्षण अधिगम श्रव्य माध्यम से हो रहा है, यानी सुनने के माध्यम से ज्ञान की क्या हो रही है? अधिगम हो रहा है ना। सुनने वाला माध्यम, सुनने से क्या हो रहा है? ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ये सुनने वाला माध्यम होगा। ठीक है, इसमें भी आपको आगे दिखा देता हूं मैं। सर्वे कब होगा? सर्वे का मतलब सुनने का माध्यम। कैसा माध्यम? सुनने का माध्यम। सर्वे ऑडियो का मतलब होता है जो कान से सुना जाए। इसमें केवल श्रव्य नहीं होता, शिक्षक श्रव्य नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की आवाज बोलना इस सर्वे माध्यम बन जाता है। जो शिक्षक मतलब इसमें जो माध्यम होगा सर्वे में वो शिक्षक माध्यम नहीं होता, तो क्या होना? शिक्षक की जो आवाज होती है उसके माध्यम से क्या हो रहा है? छात्र है वो सीख रहा है, तो ये क्या होगा? सुनने की मतलब शिक्षक की आवाज यानी बोलना, इसमें कौन सा माध्यम हो गया? शिक्षक की आवाज इसमें माध्यम होती है। और शिक्षक उसे क्या, शिक्षार्थी क्या करते हैं? कान से सुनते हैं, तो इससे सीखना माना जाता है। आगे याद रखने की जो आपकी वाली जो मुख्य बात है, सर्वे यानी शिक्षक नहीं होता। शिक्षक सर्वे का मतलब शिक्षक की आवाज यानी ध्वनि रिकॉर्डिंग, मतलब माध्यम शिक्षक नहीं होता। इसमें माध्यम क्या होती है? आवाज होती है। शिक्षक के माध्यम, शिक्षक की जो आवाज के माध्यम से और कान से क्या करना? सुनना, ये होता है यहाँ पर सर्वे माध्यम। ठीक है, चलिए उदाहरण 3 को सही समझे। आपको वापस समझा रहा हूँ कि शिक्षक कहानी सुनाता है। देखिए जब शिक्षक बोल रहा है तो क्या हो रही है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये क्या हो गया? ऑडियो। विद्यार्थी सुन रहा है और क्या हो रहा है? अधिगम, यानी सर्वे माध्यम से शिक्षण कहलाता है। कैसा कहलाता है? मतलब कि शिक्षक बोल रहा है, कोई भी कहानी सुना रहा है तो शिक्षक बोल रहा है, ठीक है, उसके मुख से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और विद्यार्थी वो ध्वनि को कान से सुन रहे हैं, है ना, अधिगम हो रहा है, तो ये लर्निंग हो गया। और श्रव्य माध्यम से शिक्षण कहलाएगा क्योंकि यहाँ सीखना सुनकर हो रहा है। क्या हो रहा है? शिक्षक जो बोल रहा है उसको सुन के यहाँ पर क्या कर रहा है? विद्यार्थी सीख रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वो समझ आ गया होगा। चलिए श्रव्य सामग्री में क्या आता है? तो श्रव्य सामग्री में से सभी माध्यम आते हैं, जैसे शिक्षक की आवाज होगी, रेडियो हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर हो गया, ग्रामोफोन हो गया आपका, उसके साथ साथ में ऑडियो क्लिप हो गई, माइक्रोफोन हो गया। इनमें सिर्फ कान का उपयोग होता है, इसलिए ये श्रव्य कहलाते हैं। चलिए आगे की बात करें। उदाहरण नंबर 4 देखिए। शिक्षक वो चार्ट दिखाकर पढ़ाता है तो छात्र देखकर सीखते हैं। ये दृश्य माध्यम से शिक्षण अधिगम हो रहा है। कैसा हो रहा है? कोई भी शिक्षक वो चार्ट लगाएगा सामने और उसको छात्र क्या करेगा? देखकर उस चार्ट को सीखेगा, तो ये दृश्य देखने के माध्यम से शिक्षण अधिगम हो रहा है। फिर कोई शिक्षक वीडियो दिखाता है तो छात्र उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम द्विमाध्यम द्वारा शिक्षण अधिगम कहलाता है। चलिए अधिगम के पक्ष कितने होते हैं? तो एक तो ज्ञानात्मक, सोचना, भावात्मक, महसूस करना और क्रियात्मक यानी कार्य करना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए शिक्षण अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक कौन है और इनका प्रयोग इन्होंने किन पर किया था? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की बात करें हम तो शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत है ना, उनका उपयोग उन्होंने कहाँ पर किया था और कैसे किया? तो यहाँ पर आपके देखिए पहला आएगा पर्यटन और भूल का सिद्धांत, जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया था। बार बार गलती करके खाना प्राप्त करती है और अभ्यास ही सीखने की कुंजी है। बिल्ली खाना प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करके भी खाना वो प्राप्त कर लेती है। तो ये पर्यटन और भूल का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, इसका प्रयोग बिल्ली पर किया था। एक इसको है वो ध्यान से एक उदाहरण और देकर समझा देता हूँ मैं। पर्यटन और भूल का सिद्धांत तो आपको समझ में आ जाएगा। जब बच्चा कोई पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है और वह बार बार गिर रहा है
तो ये क्या हो रही है, उसकी त्रुटि हो रही है, फिर वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा बार बार, है ना। तो वो क्या कर रहा है, खुद से एफर्ट लगाएगा, है ना, और बैलेंस बनाएगा और अंत में वह गिरना बंद कर देगा और साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो ये प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलोव ने दिया था, इसका प्रयोग कुत्ते भी किया था। कुत्ते के मतलब घंटी बजते ही लार आना, यानी आदतों का निर्माण होना। घंटी बजते ही क्या आना, लार आना, और आदतों का क्या होना, निर्माण होना। कैसे, तो ये कैसे हो गया, तो देखिए जब स्कूल की आखिरी घंटी बजती ही बच्चे अपना बस्ता क्या करते हैं, पैक करना शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी ने ये कहा नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने बच्चों को थोड़ी ना कहा था कि आप अपना बैग पैक कीजिए। जब सीधी घंटी 4 बजे बजती है, बजते ही वो अपना बैग पैक कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, घंटी और जो छुट्टी के जो बीच का संबंध है ना, उसके अंतर्गत कि हाँ छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो उन्हें पहले से ही उनकी आदत विकसित हो चुकी है। लगातार उनको पता है कि हाँ डेली का काम है कि डेली 4 बजे छुट्टी होती है, घंटी बजी छुट्टी के लिए बजी। तो ये उनकी आदत विकसित हो चुकी है। तो ये क्या हो गया, आदत निर्माण। तो ये होता है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, जिससे पावलोव ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। क्रिया प्रसूत, जिसका स्किनर ने चूहे को सही बटन दबाने पर भोजन मिलना, पुनर्बलन यानी शाबाशी सीखने को तेज करता है। और ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको याद रखना है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था आपका स्किनर ने। चलिए आगे चलते हैं। अब है सूज का सिद्धांत। देखिए सूज का सिद्धांत, जिसको कॉलर ने दिया था और इसका प्रयोग चिंपैंजी पे किया था, ठीक है, इस पे किया था, चिंपैंजी पे किया था। सूज का सिद्धांत की बात में अचानक जो सूझ आती है ना, अचानक आई जो समझ, पहले कुछ पता नहीं होता है और 1 घंटे 2 घंटे उसको लेकर सोचते हैं, फिर वो अचानक याद आती है। तो जो सूझ है अचानक जो समझ आती है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जब आप कोई एक पहेली सुलझा रहे हो और आधे घंटे से समझ में नहीं आ रहा है वो पहेली क्या है, और अचानक आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आप कहते हो कि अरे ये तो ऐसे होगा। इन जो आपकी अचानक आई जो सूझ, अंतर्दृष्टि, अचानक जो आपको समझ आती है, वो उसे बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब शिक्षण के स्तर कितने होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। शिक्षण यानी स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। पहला होगा स्मृति स्तर, इसके जनक हर्बर्ट जनक है। इसमें केवल तथ्यों को रटाया जाता है, जैसे पहाड़े याद करना। इसमें क्या होता है, रटाना होता है। छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल या कैसे कबूतर रटवाना, इसमें तर्क नहीं, सिर्फ याददाश्त क्या करती है, काम आती है। चलिए दूसरा है आपका बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके जो जनक है वो मॉरिसन है। इसमें छात्र नियमों को समझना शुरू करते हैं और छात्र को ये समझाना कि 2+2=4 क्यों होता है, वह जोड़ की अवधारणा को समझ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके जनक हंट है। छात्र समस्याओं को वो खुद समाधान खोजता है और छात्र को एक मुद्दा देना चाहिए, जैसे पानी की बर्बादी को कैसे रोकें। अब छात्र खुद अपने विचार देगा और इसका उपाय खोजेगा। ठीक है, तो आपको शिक्षण के स्तर के बारे में भी ज्ञान वो हो गया होगा। चलिए आगे की बात में कि शिक्षण के जो स्वर्णिम सूत्र है, यानी जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये कितने हैं स्वर्णिम सूत्र। तो पहला है सरल से कठिन, पहले जोड़ सिखाओ फिर गुणा, अगले ही सॉरी अगर पहले ही गुणा सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, डर जाएगा। तो पहले सरल से कठिन की ओर जाना है। ठीक है, पहले आसान फिर कठिन। ठीक है, वो कैसे, तो देखिए 1 से 10 तक गिनती, उसके बाद जोड़ घटाव। पहले ही आप जोड़ घटाव शुरू कर दोगे तो बच्चा क्या कर जाएगा, डर जाएगा। समझे। चलिए आगे की बात करें मृत से अमृत, यानी पहले असली आम दिखाओ जो मृत है, फिर बोर्ड पर आम लिखो अमृत। इससे बच्चा जल्दी कनेक्ट करता है। पहले वास्तविक चीजें दिखाना, बाद में लिखित रूप से है वो उनको समझाना। उदाहरण के तौर पर मिट्टी की गेंद है उसको दिखाना है, फिर गोल सिखाना है, फिर कॉपी में है वो गोल आकृति है वो छात्रों से बनवाना है। इस प्रकार से आप उनको समझा सकते हो। चलिए आगे की बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात। पहले पूछो क्या आपने आसमान में पक्षी उड़ते देखा है, जो उन्हें पता है बच्चे को ज्ञात होगा। फिर पढ़ाओ हवाई जहाज कैसे उड़ता है, जो उसे अज्ञात है उससे ज्ञात नहीं होगा। जो बच्चा जानता है वही से शुरुआत आपको करनी है। फिर नया ज्ञान जोड़ना है। उदाहरण के तौर पर पहले बच्चे को आम दिखाना है, फिर सिखाना है कि आम एक क्या है, फल है। इस प्रकार से आपको है वो इसमें समझाया जाता है। तो ये जो आपके सारे पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। फिर निकट से दूर की चीजें सिखानी है, मतलब पहले पास की चीजें फिर दूर की। उदाहरण के तौर पर पहले घर की, उसके बाद में स्कूल की, फिर गांव की तरफ बढ़ना है, फिर शहर की तरफ जाना है, फिर राज्य की तरफ जाना है, फिर देश की तरफ जाना है। अब सीधा ही घर से डायरेक्ट आप छलांग लगा के देश की तरफ जाओगे तो उसको आगे पीछे का कुछ मालूम नहीं रहेगा। चलिए अब है गतिविधि सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा करके सीखता है। उदाहरण के तौर पर बटन लगाना बच्चा केवल देखकर नहीं सीखता बल्कि खुद लगाकर क्या करता है, सीखता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। फिर है रुचि सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, है ना, यानी जो चीज बच्चे की रुचि हो, जिस चीज में बच्चे की रुचि हो उसे जल्दी सीखता है। उदाहरण के तौर पर कहानी, गीत, चित्र उपयोग करना आदि, इन सब में जिसमें बच्चे की रुचि होगी वो सबसे पहले सीखेगा। चलिए शिक्षण वह है जो शिक्षक करता है और अधिगम वह है जो छात्र के भीतर होता है। जब दोनों सही दिशा में मिलते हैं तभी शिक्षक
शिक्षा है वो सफल होती है। याद रखना, शिक्षण वह जो शिक्षक करता है और अधिगम वह जो छात्र के भीतर होता है। अब दोनों सही दिशा में मिलते हैं तभी शिक्षा सफल होती है। चलिए अब इसका करेंगे हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, दृश्य सर्वे किसका भाग है? शिक्षक का, शिक्षार्थी का, विषय वस्तु का या मूल्यांकन का? यानी जो आपकी दृश्य और श्रव्य देखना और सुनना किसका भाग है, तो यह किसका माना जाएगा? विषय वस्तु का भाग माना जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण प्रक्रिया के घटक कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो शिक्षण प्रक्रिया के कितने घटक है? 3 घटक है। कौन सा? एक तो हो गया शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक आपकी विषय वस्तु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि शिक्षण सामान्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण सामान्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक मार्गी, द्विमार्गी, त्रिमार्गी या बहुमार्गी? तो शिक्षण की बात करें तो शिक्षण सामान्यतः द्विमार्गी प्रक्रिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन है, यानी सुनने का साधन है? चार्ट, नक्शा, रेडियो या फिर चित्र? तो देखिए सिर्फ यानी ऑडियो विजुअल ओनली फॉर, जहां पर आपको सुनाई देगा तो वो कौन सा होगा, कौन सा है वो श्रव्य माध्यम होगा? तो सी यानी रेडियो है आपका श्रव्य माध्यम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है, यानी देखा भी जा सकता है, सुना भी जाता है? रेडियो, टेलीविजन, चित्र या फिर मैप? तो दृश्य श्रव्य सामग्री में आपकी कौन सी आ जाएगी? टेलीविजन। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी और विषय वस्तु संबंध किसको दर्शाता है? शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु का संबंध किसको दर्शाता है? द्विपक्षीय प्रणाली, त्रिपक्षीय प्रणाली, एक मार्गी प्रणाली, द्विमाध्यम प्रणाली? तो ये आपकी कौन सी प्रणाली हो जाएगी? त्रिपक्षीय प्रणाली हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी देखना और सुनना जो साधन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बिताना, कक्षा का शोर कम करना, सीखने को रोचक बनाना या फिर परीक्षा टालना? तो दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को क्या करना? रोचक बनाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले बात करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? शिक्षण प्रक्रिया के घटक शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु या फिर मूल्यांकन? शिक्षण प्रक्रिया के घटक, शिक्षण प्रक्रिया के घटक है शिक्षक, शिक्षण कौन कौन से है? शिक्षक है, शिक्षार्थी है या विषय वस्तु है या मूल्यांकन है? बताइए। चलिए बताइए शिक्षण प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं, बताना है आपको। शिक्षक है, शिक्षार्थी है, विषय वस्तु, मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपके देखिए शिक्षण प्रक्रिया के घटक कौन से है? शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है और विषय वस्तु भी है। तो तीनों घटक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कहाँ पर होगा सही विकल्प आपको सुनना है? तो 1, 2, 3 या फिर 4 कौन से हो गए? यहाँ पर आपका वो शिक्षण प्रक्रिया के जो घटक है वो 1, 2, 3 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं कि दृश्य श्रव्य साधन में कुल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 यहाँ पर 5। तो दृश्य श्रव्य साधन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दृश्य श्रव्य साधनों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? दृश्य यानी देखना और सुनना जो कि साधनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? दृश्य श्रव्य, दृश्य और एक श्रव्य 2, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य यानी 3, मॉडल, चार्ट, रेडियो या ब्लैक बोर्ड, वीडियो या मैप? तो यहाँ पर है वो आपको दृश्य श्रव्य साधनों को दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य यानी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? सुनने और बोलने के आधार पर, देखने और सुनने के आधार पर, पढ़ने और लिखने के आधार पर, चित्र और मॉडल के आधार पर? तो दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण है वो देखने और सुनने के आधार पर किया जाता है। तभी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक है स्वतंत्र स्तर है, आश्रित है, मध्यस्थ है या फिर अचल है? अचल स्तर है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक है वो कैसा होगा? स्वतंत्र स्तर माना जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? विद्यालय, परिवार, खेल मैदान, मोहल्ला? बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला आपकी कौन सी हो जाएगी? परिवार। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण कौशल एंड टीचिंग स्किल का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल एंड टीचिंग स्किल का प्रयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों या फिर केवल परीक्षा में? तो शिक्षण कौशल का प्रयोग है वो कक्षा के अंदर भी होता है, कक्षा के बाहर भी होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अधिगम स्थानांतरण एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो अधिगम स्थानांतरण है वो 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? याद रखना नहीं है पूछा है, ठीक है।
शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है, ये पूछा है, कौन शामिल नहीं है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक या फिर पाठ्यक्रम। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में आपके अभिभावक है वो इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। अधिगम का मुख्य आधार क्या है? अधिगम का मुख्य आधार क्या है? रटना, परिपक्वता, गृह कार्य या फिर दंड। अधिगम का मुख्य आधार क्या माना जाएगा? तो अधिगम का जो मुख्य आधार है वो आपका क्या है? रटना है, परिपक्वता है, गृह कार्य देना है या फिर दंड देना है। अधिगम का जो है वो अधिगम यानी सीखना, तो ये क्या होता है? परिपक्वता होना जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन सा अक्षर है वो आश्रित कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन सा अक्षर है वो आश्रित है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र या फिर शिक्षण विधियां। तो शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में जो आश्रित अक्षर है वो कौन सा होना है? छात्र माना जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिभाषा किसने दी थी? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये परिभाषा किसने दी थी? गेर्सन ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्राउंड ने, यहाँ पर आप मान सकते हैं थॉर्नडाइक ने। तो अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है वो ये परिभाषा गेर्स और अन्य ने दी थी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न, शिक्षण के स्मृति स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों को रटना और याद करना, समस्या का समाधान करना, संप्रत्यय को समझना या फिर आलोचना चिंतन करना। शिक्षण के स्मृति स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्मृति स्तर का जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा शिक्षण के स्मृति स्तर, तो वो तथ्यों को रटना और याद करना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? कृत्रिम उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है या फिर तटस्थ उद्दीपक है? बताइए। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? तो भोजन है वो आपका स्वाभाविक उद्दीपक माना जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तो ये आपका माना जाएगा कौन सा? ये माना जाएगा प्रभाव का नियम। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व उद्दीपक है, पुनर्बलन है, अभ्यास है, आनुवांशिकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पुनर्बलन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉलर ने जो अपना प्रसिद्ध सूझ का सिद्धांत है वो किस वनमानुष पर आजमाया था? कॉलर ने अपना जो प्रसिद्ध सूझ सिद्धांत है वो किस वनमानुष पर अपनाया था? सुल्तान, जम्बो, चेरू या फिर टॉमी पर? तो कॉलर ने जो अपना अधिगम जो सूझ का सिद्धांत है वो किस वनमानुष पर अपनाया था? तो अपनाया था सुल्तान पर अपनाया था, यानी चिंपैंजी पर, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शिक्षण का वह स्तर जिसमें छात्र सीखी हुई सामग्री का अर्थ समझने और उसकी व्याख्या करने में सक्षम होता है, कौन सा है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या फिर क्रियात्मक स्तर? बताइए। ये हो जाएगा आपका बोध स्तर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। 9वें प्रश्न के चलते हैं। ज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग करते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पाठ पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए, कठिन शब्द लिखवाने चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए? बताइए। तो ज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग करते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं। आगमन विधि विशेष रूप से किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? आगमन विधि विशेष रूप से किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के, उच्च स्तर के, केवल कॉलेज स्तर के, यहाँ पर आपके अनुसंधान स्तर के? तो प्राथमिक विधि है वो, सॉरी जो आगमन विधि है वो प्राथमिक स्तर के जो छात्र है उनके लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है। चलिए आगे बात करें। हमने 11 प्रश्न आप सभी के सामने है। शिक्षण के परियोजना विधि के मुख्य प्रतिपादक कौन है? शिक्षण का जो परियोजना विधि है उसके मुख्य प्रतिपादक कौन है? जॉन ड्यूवी, विलियम किलपैट्रिक, फ्रोवेल या मॉन्टेसरी? तो इसके जो मुख्य प्रतिपादक है वो आपके विलियम किलपैट्रिक है वो माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं। 12वां प्रश्न आप सभी के सामने है। सूक्ष्म शिक्षण एंड माइक्रो टीचिंग में चक्र होता है, उस पूर्ण पाठ्य योजना री प्लान के लिए कितना समय दिया जाता है? 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट या फिर 5 मिनट? बताइए।
इसमें है वो आपको 12 मिनट के वो समय मिल दिया जाता है, तभी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार गलती करता है तो आप क्या करोगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसकी गलतियों के कारण पता लगाएंगे और उसका निदान करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, उसके माता पिता को स्कूल बुलाएंगे। तो इसमें आपको उसकी गलतियों का कारण को पता करना है, उसके बाद में उसका निदान करना है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक शिक्षक के लिए जो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? एक शिक्षक के लिए शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? विषय का पूर्ण ज्ञान होना, छात्रों को अनुशासन में रखना, विषय वस्तु को छात्रों की समझ के अनुसार सरल बनाना, या फिर सुंदर लिखना। बताइए। तो इसमें वो विषय वस्तु को छात्रों की समझ के अनुसार क्या करना, सरल बनाना पड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अधिगम के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर लर्निंग का क्या अर्थ है? अधिगम के स्थानांतरण ट्रांसफर लर्निंग का क्या अर्थ है? पुरानी जानकारी भूल जाना, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायता करना, केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना, या पर बिना समझे पढ़ना। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपका एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में क्या है? सहायता करता है करना। इसमें बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न आप सभी के सामने है। 16 प्रश्न। कक्षा में श्याम पठन ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय शिक्षक किस कोण में खड़े होना चाहिए? कक्षा में श्याम पठन ब्लैक बोर्ड का जो प्रयोग होता है इसमें शिक्षक को किस कोण में खड़ा होना चाहिए? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या 30 डिग्री। तो कक्षा में श्याम पट का प्रयोग करते समय शिक्षक को किस कोण में खड़े होना चाहिए? 45 डिग्री कोण में खड़े होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक वर्ष में कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? 150 दिन, 180 दिन, 200 दिन, या फिर 220 दिन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? तो 200 दिन का कार्य जो है वो कार्य दिवस है वो अनिवार्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 18वां। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार सीखना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार सीखना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? रटने पर, प्रत्यक्षीकरण और सूझ पर, यांत्रिक अभ्यास पर, या फिर नकल करने पर। बताइए। सीखना किस पर निर्भर करता है? तो प्रत्यक्षीकरण और सूझ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो इसका मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य कार्य कक्षा को सुंदर बनाना, शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना, शिक्षक का समय बचाना, या फिर छात्रों को डराना। तो शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसका मुख्य कार्य होता है शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को फेल होने से बचाना, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आकलन करना, केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना, या फिर शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ाना। तो जो आपका सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास का आकलन करना। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए आपका सभी के सामने आपका 21वां प्रश्न। वृत्त से अमृत की ओर का सूत्र का क्या अर्थ होता है? वृत्त से अमृत की ओर, वृत्त से अमृत की ओर जो आपका होता है सूत्र का अर्थ क्या होता है? पहले विचार देना, फिर वस्तु दिखाना, पहले ठोस वस्तु दिखाना, फिर उसके सूक्ष्म भाव है वो समझाना, केवल मौखिक रूप से पढ़ाना, या फिर रटने पर जोर देना। बताइए क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा? पहले आपको ठोस वस्तु दिखानी है, फिर उसके सूक्ष्म भाव को क्या करना है? समझाना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 22वां प्रश्न। पुनर्बलन का प्रयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है? पुनर्बलन का प्रयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है? छात्र को शुभ कराने के लिए, या फिर छात्र की जो सीखने की जो अनुक्रिया है उसको दोहराने की संभावना बढ़ाने के लिए, या कक्षा में जो डर पैदा करने के लिए, या फिर समय है वो उसको बिताने के लिए। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? क्या करने के लिए कि पुनर्बलन का प्रयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो छात्र की सीखने की अनुक्रिया को दोहराने की संभावना को बढ़ाने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सभी के सामने है 23वां प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि है आपकी, जो किंडरगार्टन विधि है इसमें शिक्षक की तुलना किससे की गई है? किंडरगार्टन विधि में शिक्षक की तुलना किससे की गई है? न्यायाधीश से, माली से, पुलिस से, या फिर डॉक्टर से? किंडरगार्टन जो विधि है उसमें वो शिक्षक की तुलना किससे की गई है? बताइए। किंडरगार्टन विधि में शिक्षक की तुलना किससे की गई है? तो वह माली से की गई है। तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? बच्चों को अस्पताल ले जाना, यहाँ पर कमजोर छात्रों की कमियों को दूर करने हेतु पुनः शिक्षण करवाना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, या फिर पाठ का सारांश बताना। बताइए उपचारात्मक जो शिक्षण है इसका अर्थ है कमजोर जो छात्र है उनकी कमियों को दूर करना और उन्हें पुनः शिक्षण करवाना। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बुद्धि और अधिगम के जो बीच का संबंध क्या है? बुद्धि और अधिगम के बीच का संबंध क्या है? बुद्धि बढ़ने से अधिगम घटता है। बुद्धि अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। बुद्धि केवल रटने पर मदद करती है। बताइए। तो बुद्धि और अधिगम के बीच बीच का जो संबंध है वो है बुद्धि अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। तो बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अधिगम वक्र में स्थान जहाँ सीखने की प्रगति शून्य हो जाती है वह क्या कहलाता है? अधिगम वक्र में वह स्थान जहाँ सीखने की प्रगति शून्य हो जाती है। उन्नति का क्षेत्र, अधिगम का पठार, अधिगम का वक्र या ऋणात्मक उन्नति? बताइए। तो अधिगम वक्र में वह स्थान जहाँ सीखने की प्रगति शून्य हो जाती है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है अधिगम का पठार। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा चौक का रंग, भाषा की अस्पष्टता, मेज की ऊंचाई, खिड़की का खुला होना। तो संप्रेषण में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो है भाषा की अस्पष्टता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण शाबाशी देना, पुरस्कार देना, अवांछित उद्दीपक जैसे शोर या दंड को हटाना, है ना, या फिर छात्र की तारीफ करना। नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण बताइए। उदाहरण है कौन सा है? नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण अवांछित उद्दीपक जैसे चोर हो गया, दंड है, इनको क्या करना? हटाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 29वां प्रश्न आप सभी के सामने है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना ये किसने कहा था? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, गेस्ट ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, या कॉलर ने कहा था? बताइए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है ये किसने कहा था? तो ये आपको किसने कहा था? गेस्ट ने कहा था। तभी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है कि शिक्षण की डाल्टन विधि क्या है? शिक्षण की जो डाल्टन विधि है उसके जनक कौन है? शिक्षण की डाल्टन विधि के जनक मिस हेल पार्कहर्स्ट, फ्रोबेल, अरस्तु, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षण की डाल्टन विधि के जो जनक है वो कौन है? तो वो है आपके मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इनका आपको नाम है वो याद रखना है। आज की क्लास का ये एंड करते हैं। आगे के जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो कल है वो करेंगे। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि की इसी प्रकार से आपकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू की क्लास है वो हमेशा आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।